Hi friends, welcome to EduTap. So I welcome you all to today's session for the upcoming UPSC EPFO examination. और फटाफट से आज के जो अकाउंटिंग के MCQs है उन पे डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं. So friends, in the EPFO EO AO 2021 examination, 116 selections were from EduTap and we are again ready for the upcoming APFC and EO AO examination. And are you guys ready for the same? Do let me know in the comment section. तो फ्रेंड्स सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन को देख लेते हैं. तो होमवर्क क्वेश्चन आपके पास था कि ए परचेज द कार फॉर ₹5 लाख, मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹1 लाख एंड साइनिंग अ ₹4 लाख बिल पेबल ड्यू इन 60 डेज. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इफेक्ट क्या होने वाला है एसेट्स और लायबिलिटीज पे. तो हमने कार खरीदा 5 लाख का, तो 5 लाख से हमारे एसेट्स बढ़ने वाले, 5 लाख से एसेट्स बढ़ने वाले. और यहाँ पे हमने इसकी 1 लाख की पेमेंट कर दी, तो 1 लाख से हमारे एसेट कम भी हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो टोटल एसेट इंक्रीज करेंगे वो 4 लाख से करेंगे. और 4 लाख का हमने एक बिल पेबल दे दिया विच इज गोइंग टू बी माई लायबिलिटी. सो माई एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गोइंग टू इंक्रीज बाय ₹4 लाख. तो करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर डी. आई होप आपने इसका आंसर आसानी से सही बता दिया होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the debts written off as bad if recovered subsequently are. तो क्या हुआ यहाँ पे कि आपने कोई अमाउंट को बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया था. आपने रिकॉर्ड कर लिया था कि अब मुझे इस पे पैसे नहीं मिलने वाले. लेट्स सपोज आपके कुछ डेटर्स थे ₹10,000 के और आपको पता चला कि उनकी पोजीशन बहुत खराब है और आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपने इसे अपना बैड डेट्स बना के राइट ऑफ कर दिया. और अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद यहाँ पे जो पैसे आपने डुबो दिए थे ये पैसे आपको वापस मिल जाते हैं. वो पर्सन आते कि आपके पैसे देने थे, अब मेरे पास आ गए, लो पकड़ो अपने 10,000 रुपए. तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसे कौन से अकाउंट में लेकर जाएंगे. देखो आपने क्या किया था, जब आपने बैड डेट्स राइट ऑफ किए होंगे, तो लेट्स सपोज मिस्टर ए से आपने पैसे लेने थे, तो आपने बैड डेट्स राइट ऑफ किए, तो ए का अकाउंट क्लोज कर दिया. आपने एंट्री कर दी, बैड डेट्स को डेबिट कर दिया और ए को आपने क्रेडिट कर दिया और यहाँ पे आपने ए का अकाउंट तो बंद कर दिया. तो अब इसके अकाउंट में तो अब ये पैसे आप नहीं डाल सकते हैं. जब आपको पैसे मिल रहे हैं, कैश आपको मिल रहा है 10,000 का, तो आपको उसे लेकर जाना पड़ेगा एक डिफरेंट अकाउंट में, और ये अकाउंट होता है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट which is ultimately taken to your profit and loss account. Okay, so this amount is going to be credited to the bad debt recovered account. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा. तो अगर आपको बैड डेट सब्सिक्वेंटली रियलाइज हो रहे हैं, तो उसका एंट्री एक तो आपको ये करना है कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, एंड दिस बैड डेट रिकवर्ड हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू अल्टीमेटली द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू. तो यहाँ पे एक प्रोप्राइटर ने बिजनेस से कैश को विड्रॉ किया, तो आपको उसे किसको क्रेडिट करना चाहिए. तो बेसिकली दिस इज रेफर्ड टू एज द ड्रॉइंग्स की एक प्रोप्राइटर बिजनेस में से अपने कुछ पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो आप उसकी एंट्री क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे ड्रॉइंग्स जो है उसको डेबिट करने वाले हैं और अपने कैश को क्रेडिट करने वाले हैं. तो यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, कैश अकाउंट को, डेबिट करेंगे ड्रॉइंग्स को विच इज अल्टीमेटली एडजस्टेड फ्रॉम योर कैपिटल. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी का आंसर आसानी से आप लगा सकते हैं. तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, कैश अकाउंट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, economic life of an enterprise is split into the periodic interval as per dash concept. So my dear friends, हम ये assume करते हैं कि हमारा जो business है it is going to run for a very long period of time, बट हम वेट नहीं कर सकते कि कब बिजनेस बंद हो तब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्युएट करेंगे. तो एवरी ईयर वी हैव टू कैलकुलेट अवर प्रॉफिट्स, एंड दिस एवरी ईयर वाला फंडा इज एज पर द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. सो दिस पीरियोडिसिटी कंसेप्ट सेज कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे अपने अकाउंट्स को क्लोज करो और अपनी बैलेंस शीट बनाओ, अपना प्रॉफिट और लॉस निकालो. सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन क्या बनने वाला है, आई होप आपने ऑलरेडी पकड़ लिया है. करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. मनी मेजरमेंट बात करते हैं कि जो चीजों को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो उनको बुक्स में रिकॉर्ड करो. मैचिंग आपकी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की मैचिंग की बात करता है, और एक्रूअल प्रिंसिपल आपको कहते हैं कि आपको देखने की कब आपका ट्रांजैक्शन अक्कर हो गया रेदर देन कैश रिसीट और कैश पेमेंट. तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a businessman purchased goods for ₹25 lakh and sold 80% of such goods during the year ended 31st March.
The market value of the remaining goods was rupees 5 lakh. He valued the closing inventory at cost. He violated the concept of. Options are money measurement, कंजर्वेटिज्म, कॉस्ट और पीरियोडिसिटी. सो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे बहुत से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है. अब यहाँ पे 25 लाख के गुड्स हमारे बिजनेसमैन ने खरीदे थे, 80% बेच दिए यानी कि 20% बचा हुआ है, 20% यानी कि 5 लाख के गुड्स अभी बचे हुए हैं, बट इनकी जो अभी मार्केट वैल्यू है वो केवल 4 लाख ही यहाँ पे बची हुई है. तो आपको जो स्टॉक की वैल्यूएशन करनी होती है दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर. तो आपको लोअर पे वैल्यूएशन करनी होती है. और बिजनेसमैन ने क्या किया, अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट पे 5 लाख पे वैल्यू कर दिया. तो उसने कौन सा कंसेप्ट वायलेट कर दिया, उसने वायलेट कर दिया जी आपका कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट, जो कहता है कि अगर आपको कोई लॉसेस होने वाले फ्यूचर में तो आप उसके लिए आज ही अपनी किताबों में प्रोविजन कर लेंगे. तो अगर आपको फ्यूचर में जो स्टॉक है 5 लाख का तो है बट 4 लाख का ही बिकने वाला है, तो आप अपनी किताबों में आज ही उसे 4 लाख का दिखा देंगे. तो आपको कंजर्वेटिव रहना है. अकाउंटेंट्स आर वेरी कंजर्वेटिव, दे आर वेरी प्रूडेंट, बट यहाँ पे ये प्रिंसिपल जो है उसे वायलेट कर दिया गया है क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने कॉस्ट पे वैल्यू कर दिया रेदर देन लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस. तो करेक्ट आंसर आपने इजीली अब मार्क कर लिया होगा. ऑप्शन बी माय डियर फ्रेंड्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Coming to the next question, if the sales revenues are rupees 4 lakh, cost of goods sold is rupees 3 lakh 10,000 and operating expenses are rupees 60,000, the operating profit is going to be. Okay, तो operating profit यहाँ पे आपको compute करना है और यहाँ पे options दिए 30,000, 90,000, 3 lakh 40,000 और 60,000. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो सीक्वेंस रहता है प्रॉफिट्स का वो किस तरीके से रहता है, सबसे पहले आपके ग्रॉस प्रॉफिट आते हैं, फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर आपका आता है जी नेट प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, आप अपनी सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है. अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप अपने नॉन ऑपरेटिंग जो खर्चे हैं उनको घटा देते हैं. आपका कोई इंटरेस्ट का खर्चा है तो उसे घटा दिया और अल्टीमेटली आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है. तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं. तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आ जाएगा जी सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि 90,000 का, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा 60,000 के, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 30,000 का. तो बहुत इजीली आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे एंड करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, रुपीज 30,000. And my dear friends, if you are enjoying the today's session, you are learning some new things, don't forget to subscribe our YouTube channel as well. Now, the question is, goods costing rupees 2 lakh sent out to consignee at cost plus 20%. Invoice value of the goods are going to be. तो कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे किसी कंसाइनी को अपॉइंट करते हैं और वो हमारे जो गुड्स है अल्टीमेटली उनको यहाँ पे बेचेगा, और हमने कंसाइनी के नाम पे जो इनवॉइस बनाया वो बनाया कॉस्ट प्लस 20% पे, यानी कि 2 लाख तो हमारी कॉस्ट है, ठीक है जी, और हमने इसमें 20% और ऐड कर दिया. 2 लाख का 20% क्या हो गया, 40,000 ही हो गया, है ना जी. तो हमने कितने का इनवॉइस बनाया होगा, हमने 2,40,000 का इनवॉइस बनाया होगा. इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं, कुछ मुश्किल ही नहीं है. थोड़ी सी टर्म्स डिफरेंट शायद आपको लग रही होंगी, बट द क्वेश्चन इटसेल्फ इज वेरी वेरी इजी. तो करेक्ट आंसर आपका आसानी से बन गया ऑप्शन नंबर बी का. अगर आपको इनवॉइस वैल्यू निकालना है तो इट इज कॉस्ट प्लस मार्कअप. ओके, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने जनरल मेंटल एबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही है. आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपका कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप इज योर सेलिंग प्राइस. तो बिल्कुल वैसे ही है. तो करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर बी. चलिए, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन. इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, the opening inventory is going to consist of raw material, work in progress, finished goods or all of the above. So let's try to understand कि हमारे पास ना दो तरीके की कंसर्न हो सकती है. एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकती है और एक हमारे पास हो सकती है ट्रेडिंग कंसर्न. तो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो सामान की मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है. लेट्स सपोज वो ये पेन बनाकर बेच रही है, तो पेन की मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है और मैन्युफैक्चर करके इसे खुद से बेचती है. ओके, तो अब ऐसी कंसर्न के पास आपका जो इन्वेंट्री होगा वो क्या पड़ा होगा, कुछ ऐसे पेन होंगे जो कंप्लीट है, फिनिश गुड्स बन चुके हैं,
कुछ ऐसे पेन होंगे जिनके अभी प्लास्टिक की बॉडी तो बन चुका है बट अभी उनके ऊपर निब वगैरह नहीं लगा, ये आपके वर्क इन प्रोग्रेस हैं। और कुछ ऐसे पेन होंगे जो कि अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहे, अभी तो बस कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, निब पड़ी हुई है, इंक पड़ी हुई है, बॉडी पड़ी हुई है, कैप पड़ी हुई है, कवरिंग पड़ी हुई है, तो ऐसा कुछ हमें रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। तो इट कैन ऑल्सो बी द केस, तो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस हो सकता है और फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास सभी टाइप का इन्वेंट्री देखने को मिल सकता है। बट जो ट्रेडिंग कंसर्न है, देखो ट्रेडिंग कंसर्न क्या करती है, वो फिनिश्ड गुड्स के अंदर ट्रेडिंग करती है, पीछे से बना बनाया पेन खरीदती है और आगे एज इट इज उस पेन को बेच देती है। तो उसके पास जो इन्वेंट्री होगी डेट इज ओनली गोइंग टू बी फिनिश्ड गुड्स। इसके पास यहाँ पे रॉ मटेरियल और WIP नहीं आएगा, इसके पास केवल फिनिश्ड गुड्स होंगे। बट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास ये सारे हो सकते हैं, और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, following is the example of external users of financial statements. Options are government, owners, management और employees. So my dear friends, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं हम उन्हें दो में डिवाइड कर देते हैं, एक इंटरनल हो गए और एक एक्सटर्नल हो गए। इंटरनल यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले, और एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाले। तो हमारे जो ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज है, दे आर ऑल गोइंग टू बी इंटरनल यूजर्स। ओके, ये हमारे पास क्या हो गए, इंटरनल यूजर्स यहाँ पे होने वाले हैं। बट हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पे एक एक्सटर्नल यूजर है, और गवर्नमेंट को भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं, उसको उस पर टैक्स लगाना है, सब्सिडी पे डिसाइड करना है, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक एक्सटर्नल यूजर होने वाली है, एंड फॉर दिस रीजन द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्टेट द केस वेयर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज अप्लाइड। तो आपका जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो इनमें से कौन से केस में अप्लाई हो रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर when an enterprise was set up for a particular purpose which has been achieved or to be achieved shortly. Option B, when a receiver or liquidator has been appointed in case of a company which is to be liquidated. Fixed assets are acquired for use in the business for earning revenues and are not meant for resale when an enterprise is declared sick. Okay, तो अगर मैं पहले केस की बात करता हूं, सबको गोइंग कंसर्न से लिंक करना है। तो गोइंग कंसर्न तो आप ऑलरेडी जानते हैं ना कि अगर बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अभी उसे बंद नहीं करने वाले हैं। बट पहला केस क्या कह रहा है कि जिस पर्पस के लिए बिजनेस को बनाया था वो हमने अचीव कर लिया या फिर बिल्कुल अचीव करने ही वाले हैं, तो बिजनेस उसके बाद बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया या होने वाला है। When a receiver or liquidator is appointed in case of a company which is to be liquidated, तो यहाँ पे भी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, और अगेन गोइंग कंसर्न यहाँ पे भी अप्लाई नहीं हो सकता। जब आप फिक्स एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं बिजनेस के लिए कि आपको फ्यूचर में उससे रेवेन्यू अर्न करना है और आप उसे भी बेचने वाले नहीं है, तो इस केस में आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपका बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगा, इट इज गोइंग टू रन फॉर अ फोर्सिबल पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, और इसीलिए यहाँ पे आप एक गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट की एप्लीकेशन इसे ट्रीट कर सकते हैं। यू आर अप्लाइंग द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, आप मान रहे हैं कि बिजनेस मेरा आगे भी चलेगा। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में ही गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है। डी कह रहे हैं एंटरप्राइजेस डिक्लेयर्ड सिक, तो अगर सिक हो गई तो फिर भी बंद होने वाली है, तो अब गोइंग कंसर्न यहां पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आई होप आपने ऑलरेडी पहचान लिया है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको बताना है इनमें से एक्सटर्नल यूजर कौन सा नहीं है, गवर्नमेंट, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स और एम्प्लॉइज। And my dear friends, we have different courses for upcoming UPSC, EPFO examination, and the aim of all these courses is your success। और इन सारे कोर्सेज की डिटेल आप हमारी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।